हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 4 मई 2022। चलिए आज देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा पहला करंट अफेयर एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के बारे में। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स ये क्या होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है, ये क्यों न्यूज में आया है एनाबॉलिक स्टीरॉयड का ये कंसेप्ट। ये इसलिए न्यूज में आया, जो इंडिया के दो टोक्यो ओलंपियंस थे वो डोप टेस्ट में फेल कर गए। डोप टेस्ट में फेल कर गए क्योंकि उन पे आरोप है कि उन्होंने ये स्टीरॉयड लिया था। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये डोप टेस्ट होता है ओलंपियंस का, यानी कि उसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले। ठीक है, तो उसमें वो फेल कर गए। आगे बढ़ते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉयड होते क्या है? जनरली ये बॉडी बिल्डर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये एक तरह का मतलब आपका लैब में बनाया जाने वाला एक जो आपका जैसा जो नेचुरल हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये उसी का एक सेम वर्जन है जो लैब में बनाया जाता है, जिसको आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये इन मास को इंक्रीज करता है। जो आपका मसल्स मास होता है उन्हें इंक्रीज करता है। आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर है वो क्या है कि आपके स्टीरॉयड्स लेते हैं। ये जैसे प्रोटीन खाया जाता है उसी तरह का स्टीरॉयड्स ये लेते हैं जिससे कि उनका मसल मास बढ़ सके। ठीक है, ये नेचुरल हार्मोन की तरह काम करता है ये। अब इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आदमी में उसको इंक्रीज कर देता है। चाहे औरत हो या आदमी हो, उसमें जो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे उसके चेहरे पे बियर्ड आना, मुस्टाच आना। ठीक है, तो इस तरह की जो आवाज़ जो बहुत भारी होती है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इनको इंक्रीज कर देता है। जैसे कि चेहरे पे बाल आ गए, ये बहुत ज़्यादा हैवी वॉइस होगी, इस तरह की इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि इफेक्ट होते हैं। अब जो आप अगर डिफरेंस की बात करो, जो कोर्टिको स्टीरॉयड्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये और ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स है, इसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं जनरली उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। बहुत कम केस में, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जबकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करता है इनको, कब बोलता है कि आपको ये लेना है? ये तब बोलता है जैसे कि किसी भी आदमी के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने पेंडेमिक के टाइम में देखा था कि इन्फ्लेमेशन की समस्या थी पेट में, या आपका ऑटोइम्यून सिस्टम की इस तरह की डिसीज है, ऑटोइम्यून सिस्टम वीक पड़ गया, तो उसको एनहांस, उसको बूस्टअप करने के लिए, इन्फ्लेमेशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, उसको क्या नाम आपका इलाज करने के लिए उसका, तो तब ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये एक तरह का स्टेरॉयड होता है जिसको आपको एक तरह का जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक वो होता है, हार्मोन होता है जिसे कोर्टिसोल बोलते हैं। तो उसका ही एक तरह का मिमिक होता है, मिमिक वर्जन होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, ये बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में ये मतलब ये क्यों प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कैसे प्रिस्क्राइब किए? जनरली ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को जिसका वेट बढ़ाना होता है, जिसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है या बहुत बड़ी चोट लग गई है, वो वीक हो जाता है। उसका वेट बढ़ाने के लिए ये आपका जो क्या नाम है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जो बूढ़े आदमी होते हैं उनमें मसल्स बहुत वीक हो जाती है, उनमें स्मॉल डोज के लिए से प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी को एनीमिया हो गया है, एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई है, उसको ट्रीट करने में किया जाता है। और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बोन्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वियर डाउन हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। ठीक है, अब इसके क्या क्या मिसयूज होते हैं ये देखिए। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज ये होता है कि आदमी से बल्क में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका वेट पुटअप हो सके। ये जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं उनके बीच ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और एक स्टडी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें पाया ये गया है कि जो 7% एथलीट्स थे उन्हें वे लगभग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके हेल्थ इम्पैक्ट हमने पढ़े भी, फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर देखिए इसका शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाए तो इसका क्या होता है कि चेहरे पे मुहासे निकल आते हैं, आपका हेयर फॉल हो सकता है, मतलब बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, बाल्डनेस आ सकती है। अगर इसका बहुत लंबे समय से यूज कर रहा है कोई आदमी तो उसको गायनोकोमास्टिया हो सकता है, जिसमें गायनोकोमास्टिया में क्या होता है कि
जो मैन होता है, अब जनरली मैन आपने देखा होगा उसका ब्रेस्ट नहीं होती है, ठीक है। अब उसको क्या है ना, ब्रेस्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें अगर ये लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है, आपका ये क्या नाम आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है और चेहरे पे बालों की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बसावा जयंती के बारे में। देखिए, गुरु बसवेश्वर की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, जो कि 3 मई को होती है, ठीक है। देखिए, बसवा जयंती के बारे में ये कि इनका जो जन्म है कर्नाटका में हुआ था 1131 सेंचुरी में, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1167 यानी कि 1167 सेंचुरी में इनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये 12वीं सदी के इंडियन फिलोसफर, स्टेट्समैन और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने ये जो है एक तरह के लिंगायत सेंट थे, यानी कि इनकी जो भक्ति मूवमेंट जब चल रहा था तो भक्ति मूवमेंट में ये शिवाव के ऊपर फोकस करते थे, यानी कि शिव भक्त थे, ठीक है। हिंदू सेवियाइट इन्हें बोल सकते हैं। ये हिंदू सेवियाइट सोशल रिफॉर्मर के नाम रूप में भी जाने जाते थे। उस वक्त जब कल्याणी चालुक्य है, कलचुरी डायनेस्टी का राज चल रहा था, उस टाइम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो थे शिव, जो इनके जो सेक्ट है लिंगायत में, ये शिव के ही भक्त होते हैं। जो लिंगायत सेक्ट है वो हिंदू सेक्ट है और ये शिव भक्ति को फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें दूसरे नामों से भी जाना जाता है इनके, जैसे कि दूसरे नाम है भक्ति भंडारी, बसवेश्वरा या लॉर्ड बसावा, इनके दूसरे नाम। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस इन्होंने फैलाई है अपनी पोइट्री के थ्रू, जिनकी इनकी पोइट्री को जनरली हम वचनाज के नाम से जानते हैं, कि इनकी पोइट्री को वचनाज बोला जाता था। ये इनके, अब अगर ये वर्क की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी लिटरेचर लिखे है तो उसमें सतस्थला वचना, काल जना वचना, मृत्य गोपाय वचना, घटना चक्र वचना और राजा योग वचना, ये सब इनके लिटरेचर है जो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर है इनके, क्या नाम, लॉर्ड बसवेश्वर जी के। अब जो इन्होंने, जो बसावन्ना जी थे, ये गौतम बुद्ध की तरह थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमें आदमी को क्या सिखाया था, जनता को क्या सिखाया था कि रेशनल सोशल ऑर्डर में आपको हमेशा ही खुश रहना है। इस तरह से रहना है कि आप तार्किक बनिए, समाज में तर्क के द्वारा, तर्क से क्या नाम आप बात कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई विदाउट तर्क आप कोई भी बात को उठा रहे, ठीक है। इनका जो इन्होंने ये आपका मूवमेंट था इनका, इन्हें सरना मूवमेंट भी कहा जाता है। सरना मूवमेंट में जनरली वो पीपल इन्वॉल्व है कि जो सभी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनमें कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होता था। जो भक्ति मूवमेंट में ये थे, जो इन्होंने एक अलग से सरना मूवमेंट चलाया था, उसमें सभी कास्ट के लोग मिलके रहते थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जाने तो इन्होंने क्या नाम, जो इनह्यूमन प्रैक्टिस होती थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने अवेयरनेस फैलाई और उसके खिलाफ ये लड़े, ठीक है। ये जो इल प्रैक्टिसेस होती थी उनके बारे में लड़े, जैसे कि बहुत सारी थी, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुभव मंडा, ये एक तरह का, इन्होंने जो अनुभव मंडा था, ये एक तरह का नाम है कि जो सोशल डेमोक्रेसी की जो स्थापना एक तरह से की, जो सामाजिक आपकी वो होती है डेमोक्रेसी, ठीक है, उन्होंने स्थापना की। ये अनुभव मंडपा के अंदर इनका विवरण बताया गया है, ठीक है। अनुभव मंडा एस्टेब्लिश्ड बाय बसवा ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जो ये क्या बिलीव करते थे, इनका बिलीव ये था कि आदमी को उसके जन्म से नहीं, उसके आचरण से पहचाना जाना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। इन्होंने जो मैनुअल लेबर थी उनको उतना ही महत्व दिया जितना कि एक प्रतिष्ठित समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उच्च व्यक्ति होता है, उसको महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से, छोटा काम करने छोटा बड़ा नहीं होता, काम की पूजा होनी चाहिए, काम ही वर्शिप है, ठीक है। मैनुअल लेबर को भी उतना ही तवज्जो दो, उतनी ही सम्मान दो जितना कि हम एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को देते हैं, ठीक है। हमने जाना उनके बसावा जी के बारे में। अब हम भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट तमिल रीजन में चलाता है 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, ठीक है। अब पॉपुलैरिटी जो इसकी बढ़ी, जो किसके थ्रू बढ़ी, ये जो अलवर्स थे, ये डिवोटीज थे विष्णु
जी के, यानी कि जो लॉर्ड विष्णु है उनके, और नयनार्स, दो पार्ट में थे, नयनार्स और अलवर्थ। ये नयनार जो थे ये शिवा के डिवोटीज थे। ठीक है, शुरू में साउथ इंडिया में 9वीं सेंचुरी में जो शंकराचार्य थे उन्होंने इस चीज़ को हर पार्ट में, दुनिया के हर पार्ट में फैलाया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हमारा एक आर्टिकल है बेबी रॉकेट के नाम से। बेबी रॉकेट किसे बोलते हैं? बेबी रॉकेट एक आपकी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बोलते हैं, जिसका नाम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSLV भी बोलेंगे। देखिए क्या है कि कम वेट को, अभी क्या है, इंडिया 3 तरह की डेवलपमेंट फ्लाइट्स बना रहा है, जिसका नाम इन्होंने बेबी रॉकेट दिया है। बेबी रॉकेट मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि जो सैटेलाइट को आपका वो अर्थ की ऑर्बिट में लेके जाएगा। अर्थ की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, यानी कि आपकी 500 से 600 के, यानी कि कुछ जो वेट लेके जाएगा, उस एक तो स्मॉल वेट लेके जाएगा और लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा, जो लगभग 500 किलोमीटर दूर कह सकते हो, 600 किलोमीटर दूर तक भी आप कह सकते हो। और जो इसका वेट लेके जाएगा वो बहुत कम वेट के लेके जाएगा, जो सैटेलाइट को वहाँ पे वो ड्रॉप ऑफ करेगा, यानी कि वहाँ पे छोड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। ठीक है, और आपकी ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी इसको लॉन्च करेगा सैटेलाइट को। ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। तो इंडिया ने सोचा है कि इसको जो लॉन्च पैड, इस अब लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड भी चाहिए, तो ये लॉन्च पैड भी इंडिया श्रीहरिकोटा में वहाँ पे डेवलप कर रहा है, जिसका नाम लॉन्च पैड का इन्होंने रखा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो सेटअप कर रहा है इंडिया, जो इसरो है, मेन मतलब इंडिया मतलब इसरो। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी, और तो कोई है नहीं। अब एक इनका नया स्पेस पोर्ट भी बन रहा है। ठीक है, वो अंडर डेवलपमेंट है, वो कुलेश्वरा पट्टनम में है, जो कि तमिलनाडु में है। ये SLV लॉन्च व्हीकल के का लॉन्च को हैंडल करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब इसकी डायमेंशंस की बात कर ले, जो ये आपका लॉन्च व्हीकल क्रिएट किया जा रहा है, इसकी हाइट 34 मीटर होगी, डायमीटर 2 मीटर होगी, और आपका मास लगभग 120 टन होगा, काफ़ी कम है। अब इसके प्रोपल्सन की बात कर ले, ये 4 स्टेज का व्हीकल होगा। जो शुरू की 3 स्टेज होगी, उसमें जो आपका सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाएगा, उसमें कौन सा है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यूज किया जाएगा। ठीक है, 4th स्टेज जो टर्मिनल स्टेज होगी, वो आपका किस तरह से काम करेगी? वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल की तरह काम करेगी, यानी कि वो वेलोसिटी को ट्रिम करने का, यानी कि कम करने का काम करेगी। अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करें SSLV और PSLV में, ये क्या कंपेरिजन है? देखिए, जो SSLV की अगर हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल सैटेलाइट्स को कॉमर्शियली, यानी कि ये आप दूसरे देश की भी सैटेलाइट को ऊपर ड्रॉप ऑफ करेगा, यानी कि लॉन्च करेगा। ये आपका कम पैसे में लॉन्च करेगा, इसका लॉन्च रेट काफ़ी हायर रहेगा एज कम्पेयर टू PSLV। ठीक है, अगर PSLV की हम बात करें, PSLV में लगभग बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि PSLV को लॉन्च करने के लिए लगभग 600 ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि SSLV को लॉन्च करने के लिए, इसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए मात्र लगभग 6 आदमियों की टीम की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी कम टीम है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अब इसकी लॉन्च की रेडीनेस का जो पीरियड होता है, आपका SSLV को कितने टाइम में इसे लॉन्च कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है? ये 1 वीक से भी कम का टाइम लगता है, जबकि PSLV को पूरा रेडी करने के लिए, उसे लॉन्च तक लाने के लिए लगभग महीनों लग जाते हैं। SSLV ये आपकी 500 kg तक की वेट को ही कैरी कर सकता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट पे उनको ड्रॉप ऑफ करेगा, जबकि PSLV जो है ये 1000 तक की वेट को कैरी करके, जो आपकी सैटेलाइट है, कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, जो ये सारी जो SSLV की जो जॉब है, ये बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कितनी है? देखिए, लगभग 30 करोड़ है। अब इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात कर ले, तो सिग्निफिकेंस इसका, ये बहुत सारी माइक्रो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और डिफरेंट ऑर्बिट में छोड़ेगा। ठीक है, और ये अब इसका दूसरा क्या नाम, आपका सिग्निफिकेंस ये कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर और जो प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज है, उनके बीच में सिनर्जी यानी सामंजस्य बैठाने का काम करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इसमें कंपेरिजन भी दिखाया गया कि कैसे कैसे ये काम करेगा।
बेसिकली PSLV और GSLV में कंपैरिजन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहां हम PSLV की बात करते हैं तो इसकी हाइट लगभग 44 मीटर होती है, डायमीटर 2.8 मीटर, नंबर ऑफ स्टेज 4 और लिफ्ट ऑफ मास ये 320 टन तक का मास ये लिफ्ट ऑफ कर सकता है। इसकी पहली फ्लाइट 20 सितंबर 1993 में ये टेक ऑफ हुई थी। जबकि GSLV की बात करें, GSLV की जो हाइट लगभग इससे ज़्यादा होती है 49.13 मीटर और डायमीटर 2.8 मीटर। डायमीटर तो दोनों की बराबर ही है। इसमें नंबर ऑफ स्टेज कम होते हैं। लिफ्ट ऑफ मास ये 414.75 टन का ले जा सकता है। इसकी पहली फ्लाइट 2001 18 अप्रैल को हुई थी। PSLV में अगर बात करें किस किस चीज़ के काम में आते हैं, देखिए जो इसकी सैटेलाइट को ले जाता है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन में, रिमोट सेंसिंग में ये इसकी काम आते हैं। जबकि GSLV की बात करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ही लेके जाता है, ठीक है। ये कौन कौन सी आपके उस कितना वेट को कैरी कर सकता है PSLV 1750 तक का वेट कैरी कर सकता है। और आपका जो ये है क्या नाम GSLV है, इसका आपका क्या नाम ये ये जो हमने पढ़ा 414.75 तक का वो वेट कैरी कर सकता है। इसका जो पेलोड है वो PSLV का जो पेलोड रहता है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रहता है, जो कि 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होती है। जबकि GSLV का पेलोड आपका जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रहता है। आप जानते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, परमानेंटली वहीं पे एक ही फिक्स पोजीशन पे आपको दिखाई देगी, आप उसे देख सकते हो। जबकि PSLV में क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ऑर्बिट के पोल टू पोल वो आपका ऑर्बिट करती है अर्थ के। और जबकि GSLV में आपका एक जगह ही रहती है, ये हमने अभी पढ़ा। PSLV में 4 स्टेज होती है, GSLV में 3 स्टेज होती है। PSLV में जो पहली और तीसरी स्टेज होती है वो सॉलिड रॉकेट मोटर्स की होती है। और जबकि GSLV में आपकी पहली और आपकी पहली जो स्टेज होती है सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल होता है। और जबकि PSLV में आपका सेकंड और फोर्थ स्टेज में आपका लिक्विड रॉकेट इंजन होते हैं। और GSLV में आपका थर्ड स्टेज में जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है और सेकंड स्टेज में आपका लिक्विड फ्यूल रहता है, ठीक है। ये हमने कंपेरिजन किया। अगला आर्टिकल हमारा हॉल मार्किंग के बारे में। हॉल मार्किंग में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस। इसमें क्या है, देखिए हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2022 आया है। इसे 1 जून 2022 से लॉन्च किया जाएगा, या ये कहिए कि इसकी जो पहले भी था ये अमेंडमेंट ऑर्डर है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि फोर्स में आएगा 1 जून 2022 से। ये इसकी सेकंड फेज होगी, ठीक है। अब इसमें सेकंड फेज में क्या क्या मैंडेटरी हॉल मार्किंग का कंसेप्ट रहेगा, इसमें 3 कैटेगरी में इनको अब और 3 कैटेगरी कवर की गई है गोल्ड और ज्वेलरी के आर्टिफैक्ट की। एक तो 20 कैरेट वाली, 23 कैरेट वाली, 24 कैरेट वाली, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड IS 1417 में मेंशन किया गया है। सेकंड फेज में 32 नए डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, जहां पे एसेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि इसको जो हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2022 है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। ये जो फर्स्ट फेज थी इसकी इस अमेंडमेंट ऑर्डर की, उसके बाद ये एसेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, बैकग्राउंड गवर्नमेंट ने अभी इस फेज में अनाउंस किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी 16 जून 2021 में हुआ था, जो इसकी फर्स्ट फेज थी, ठीक है। अब ये सेकंड फेज 1 जून 2022 से इम्प्लीमेंट होगी। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, ये कुल 256 डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल कराई गई थी, जो आपका एसेइंग वाला कंसेप्ट था कि मैंडेटरी हॉल मार्किंग का जो कंसेप्ट था कि आपका कोई भी ज्वेलरी अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो वो ये जरूरी है कि वो हॉलमार्क उस पर एक हॉलमार्क एक चिन्ह होना चाहिए जो उसकी प्योरिटी को बताता है, ठीक है। अब ये उनके लिए की गई थी जहाँ पर ज्वेलर्स का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, ठीक है। अब हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या कंसेप्ट है। देखिए हॉल मार्किंग गोल्ड जो है, ये हॉल मार्किंग क्या कि एक तरह का चिन्ह है, एक तरह का साइन है कि आपको बताता है कि आपका जो ज्वेलरी, आपका जो गोल्ड है कितना प्रीशियस है, कितना एक्यूरेट है, उसकी प्योरिटी कितनी है, ठीक है। इसमें देखिए डेफिनेशन में ये बताया गया कि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ द प्रीशियस मेटल इन प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स, ठीक
ठीक है। ये गारंटी देता है आपकी प्योरिटी और फाइननेस की, जो आपने मेटल खरीदा है, मेटल आर्टिकल खरीदा है, उसकी गारंटी देता है। ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एफिलेटेड होता है। ये क्या है, ऑपरेट करता है गोल्ड एंड सिल्वर हॉल मार्किंग की जो वो है, उसमें ये वो करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से मेटल कवर किए गए? गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिफैक्ट, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब हॉल मार्किंग मैंडेटरी की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि हॉल मार्किंग को मैंडेटरी करना पड़ा? देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है चाइना के बाद। इसका जो है लगभग क्या नाम, हॉल मार्किंग का जो क्या नाम लेवल है इंडिया में, वो 30% ही है। इसलिए इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई बार फोर्जरी भी देखने को मिलती है मेटल्स में, ठीक है। जो कस्टमर है उनको ठगा जाता है, तो इसलिए हॉल मार्किंग अगर रहेगी, वो BIS स्टैंडर्ड को फॉलो करते ही होगी आपकी मेटल, तो कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंसी आएगी, और वो इस फील्ड में जो आपका मेटल का जो फील्ड है, ये ज्वेलरी का जो फील्ड है, इसको जो ये इंडस्ट्री है, इसको बूस्टअप मिलेगा। ये इसका मेन रीज़न यही था कि वह जो 30% था, कि कोई ऐसी सफिशेंट एसिंग और हॉल मार्किंग सेंटर नहीं थे। इस बार इस सेकंड फेज में हॉल मार्किंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अगर मैंडेटरी हॉल मार्किंग रहेगी तो आपका कंज्यूमर्स के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो हॉल मार्किंग का मतलब एक पिक्चर में, कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो होना चाहिए, और उस पर प्योरिटी का वो मार्क होना चाहिए, क्या नाम 916 जैसे इस पर लिखा हुआ है। एसिंग सेंटर का मार्क होना चाहिए, ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन का मार्क होना चाहिए, और ईयर ऑफ हॉल मार्किंग होनी चाहिए कि आपका हॉल मार्किंग ईयर कौन सा है, ठीक है। अगला आर्टिकल ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में। ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा जो पार्ट, मोल्डोवा का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि उससे थोड़ा अलग हो गया है। ये किसके बीच में है? मोल्डोवा और इसका जो मोल्डोवा का वेस्ट पार्ट है और यूक्रेन के बीच में है, ठीक है। हाँ, तो ये यूक्रेन के ईस्ट में और मोल्डोवा का जो वेस्ट में, ये इसके बीच में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखिए, अभी रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। रशिया यूक्रेन के वार में क्या हो रहा है कि इसको भी एक तरह से ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजन देखने को मिल रहे हैं इस पार्ट में। जो आपका ट्रांसनिस्ट्रिया है उसमें भी एक्सप्लोजन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसको भी रशिया यूक्रेन वार में ड्रैग किया जा रहा है। जनरली इसको सोवियत यूनियन का अवशेष बोला जाता है। सोवियत यूनियन का अवशेष इसलिए बोला जाता है कि जब ये सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था, तब ये बना था, तब इसने अपना आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। मगर रशिया ने इसको इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी रशिया के ऊपर डिपेंड है। रशिया इसको सब्सिडी देता है गैस में और भी कई सारी चीज़ों में, ठीक है, एनर्जी के सेक्टर में। अब अगर इसके सिटीजन्स की बात करें कि ट्रांसनिस्ट्रिया में ड्यूल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट है, यानी कि रशिया की सिटीजनशिप और ट्रांसनिस्ट्रिया की भी सिटीजनशिप, बल्कि ट्रिपल सिटीजनशिप कहिए, क्योंकि उसमें मोल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया और रशिया तीनों की सिटीजनशिप आ जाती है, ठीक है। हम फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि मोल्डोवा की ट्रांसनिस्ट्रिया की क्या पोजीशन है। ये बिल्कुल यूक्रेन के ईस्ट में है और मोल्डोवा के वेस्ट में, ये आप बोल सकते हो। तो ये बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे चरक शपथ के बारे में। ये आर्टिकल क्यों आया है, किस लिए न्यूज में? देखिए, अभी क्या है, जो मदुरई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो डीन को है ना, हटा दिया गया है 1 मई को। क्यों हटाया गया? क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ओथ जो दिलाई जाती है, जब उनका एडमिशन होता है तो एक ओथ दिलाई जाती है, तो उनको ओथ संस्कृत में दिलाई गई, ठीक है। जबकि ये एक आपका ट्रेडिशन चला आ रहा है कि वो उनको ओथ इंग्लिश में दिलाई जाती है। कौन सी ओथ होती है? वो हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, ठीक है। हिप्पोक्रेटिक ओथ क्या होती है? ये ग्रीक फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स, तो उन्होंने जो आपकी उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, और उनकी उसमें ये इंग्लिश में क्या नाम ये ओथ दिलाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चरक शपथ क्या है। कि चरक शपथ जो है वो चरक संहिता के अंदर एक पैसेज है, वो टेक्स्ट है इंडियन ट्रेडिशन मेडिसिन आयुर्वेदिक का संस्कृत में, जो कि कब लिखी गई थी? 1st से 12 सेंचुरी की AD के बीच में लिखी गई थी। ये एक तरह की गाइडलाइन है
ये डूज और डोंट है, ये बताते क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, कि टीचर के द्वारा फ्रेश मेडिकल स्टूडेंट को ये बताए जाते हैं। टीचर के द्वारा फ्रेश मेडिकल जो स्टूडेंट आते हैं उनको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हिप्पोक्रेट ओथ के बारे में जान लेते हैं। ये ओथ ऑफ एथिक्स है, एक तरह की एथिक्स की ओथ है जो कि फिजिशियन द्वारा ली जाती है। अब हमने जैसे भी अभी डिस्कस किया था कि ये किसको एट्रीब्यूट की जाती, किसको समर्पित की जाती है, ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट जो थे उनको समर्पित की जाती है हिप्पोक्रेटिक ओथ। ये लिखी गई थी कुछ 4वीं से 5वीं शताब्दी BC में। ठीक है, अब इशू यही है कि आपका उसे संस्कृत में एडमिनिस्ट्रेट कराया गया है। ये कंट्रोवर्सी हो गया तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में तो पहले ही इतना कंट्रोवर्सी है कि भाई लैंग्वेज को लेके, तो इसलिए डिफरेंट लैंग्वेज को लेके, तो अब वहाँ पर बोलते कि आप सेंटर हम पे हिंदी थोपना चाहता है। ठीक है, वो अपना लैंग्वेज को लेके हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, तो फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इसी वजह से जो मदुरई मेडिकल कॉलेज है उसके डीन को निलंबित कर दिया गया है। ये आप पढ़ सकते हो, महर्षि चरक शपथ क्या है, ये आपके डूज और डोंट है। ठीक है, इसमें कुछ ये लिखी हुई है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। अगला जो आर्टिकल, एक्चुअली आर्टिकल नहीं, छोटी छोटी 2 न्यूज है, मिसलेनियस न्यूज कह सकते हैं। एक है PK2। PK2 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसे IIT मंडी में मंडी वालों ने रिसर्च, जो IIT मंडी के रिसर्चर्स है उसने ड्रग मॉलिक्यूल है, इसे आइडेंटिफाई किया। ये इनका दावा है कि ये डायबिट्स जो होता है, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, ये एक तरह का इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, जिसे आप ओरली देते हो और जो पैनक्रियाज में जाके इंसुलिन रिलीज करे, जिससे जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है क्लास्टिला गैस फील्ड के बारे में। क्लास्टिला गैस फील्ड को रिसर्चर ने बांग्लादेश में डिस्कवर किया गया, जिसकी कैपेसिटी 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे MMCFD प्रोड्यूस करने की है। ठीक है, ये थे आज के हमारे आर्टिकल। यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।